लेकिन अभी एक वीडियो काफी वायरल चल रहा है इन दिनों। वो भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर यूटी के रविंद्र रैना वो बातचीत कर रहे हैं किसी मंत्री के साथ, और उसमें वो ये कह रहे हैं कि मैंने वो एरिया आपके साथ जोड़ रहा हूँ, वो एरिया आपके साथ जोड़ रहा हूँ। उन्हें इस बात पे अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए, क्योंकि ये छोटी मोटी बात नहीं। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जो लोग इस देश में विश्वास रखते हैं, जो लोग इस देश की डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं, मुझे लगता है कि उन्हें खड़े होकर इसका विरोध करना चाहिए। डिलिमिटेशन कमीशन का भी ये फ़र्ज़ है कि एक स्टेटमेंट जारी करके इस विषय पे अपनी क्लैरिफिकेशन प्रोबेबली दे। अगर क्लैरिफिकेशन नहीं देनी है तो इस वीडियो की जांच करवाने के लिए कम से कम एक एप्लीकेशन दे कि इसकी जांच हो। इनके 25 एमएलए इनको दिए थे, जिताकर भेजा था असेंबली के अंदर, उस समय इन्होंने इन मुद्दों पर काम क्यों नहीं किया? सवाल ये है। क्या लगता है 6 सीटें जम्मू कश्मीर के 6 सीटें जम्मू संभाग में और 1 सीट कश्मीर को दी गई है, और 2021 के सेंसस के आधार पे डिलिमिटेशन की गई होती तो जम्मू को 50 के करीब सीट्स मिलती और कश्मीर को 40 के करीब सीट्स मिलती। तो ये घोर अन्याय तो पहले हमारे साथ हो चुका है। भाजपा ने भी आधिकारिक तौर पे लिखित में डिलिमिटेशन कमीशन को ये दिया, कांग्रेस ने भी आधिकारिक तौर पे ये माना कि 2011 का सेंसस फ्रॉड और फर्स्ट है। अगर प्राइम मिनिस्टर ललकार रैली के अंदर खड़े होकर ये कह सकते हैं कि हम आपको पक्का करेंगे, हम आपको रेगुलाइज करेंगे, उस पर अमित शाह यहाँ पहुंचते हैं और कहते हैं कि हम आपको मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हो गया, वी आर ऑन रिकॉर्ड टू से कि इन सबको रेगुलराइज किया जाएगा। कल को पोजीशन ऐसी आती है कि एकजुट जम्मू की विधानसभा में और सरकार में भागीदारी बनती है तो ऑब्वियसली इन्हें रेगुलराइज किया जाएगा, और वो करना कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ज़्यादा बजटरी रिक्वायरमेंट्स नहीं है। अगर वन टाइम आप एज रिलैक्सेशन दे रहे हैं, जिन बच्चों ने पेपर दे दिया था, जिनका क्रैक हो चुका था और जिनका नाम खाली आना था फाइनल लिस्ट के अंदर, उन बच्चों का क्या? और युवाओं को प्रताड़ित ही करेंगे। अन्यथा आप ये नहीं देखते कि इस तरीके के हेफाजतली जो फैसले लिए गए हैं विच इज़ अ डायरेक्ट बेयरिंग ऑन द यूथ, मतलब इन लोगों को डायरेक्टली आप ह्यूमिलिएट कर रहे हैं और अल्टीमेटली इनके करियर्स को अफेक्ट कर रहे हैं। व्हाई वुड यू टेक सच डिसीजंस? ऐसे डिसीजंस क्यों लेंगे? अगर युवाओं की भलाई, युवाओं के भविष्य की चिंता इनके दिमाग में होती तो एक बहुत बढ़िया तरीके से अपना कंडक्ट रखते। जय हिंद, आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभम लंगे। इस समय जितनी भी सियासी पार्टियां हैं जम्मू कश्मीर की, उन सब में हलचल तेज है और वजह साफ है, क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन की अगर बात करें तो रिपोर्ट जो है, ड्राफ्ट रिपोर्ट जो है वो पेश कर दी गई है। एमपी जितने भी हैं उनके पास पहले गई है, उसके बाद उसे सबमिट किया जाएगा। जितने भी जो भी ऑब्जेक्शंस हैं वो फाइल करेंगे, जितने भी एमपीज हैं, जितनी भी पार्टीज हैं, उसके बाद जो है वो सबमिट हो जाएगी। लेकिन जम्मू कश्मीर के जो इस समय मुद्दे हैं, उन मुद्दों की अगर बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो वही एक बार फिर से, क्योंकि इस समय जैसे ही हालात सामान्य हुए हैं तो एक बार फिर से डेली वेजर्स, जितने भी सफाई कर्मचारी, जितने भी एसपीओज हैं, इनको आस लगी है। आस इस बात की लगी है कि आखिरकार शायद ही चुनाव जो है वो अनाउंस होंगे और कोई ना कोई पार्टी विकल्प हमें ऐसा मिलेगा कि हमें लगेगा कि हमारे लिए भी कोई सोच रहा है। अभी भी भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो लगातार कह रहे हैं कि हम जैसे ही सत्ता में आएंगे पहली कैबिनेट मीटिंग में इन सभी के मसले हल कर देंगे। लेकिन जब पहले इनको इतनी सारी सीटें दी गई थी, इनके 25 एमएलए इनको दिए थे, जिताकर भेजा था असेंबली के अंदर, उस समय इन्होंने इन मुद्दों पर काम क्यों नहीं किया? सवाल ये है। और भी ये सारे मुद्दे हैं, उनसे चर्चा करने के लिए हमारे साथ एकजुट जम्मू के प्रेसिडेंट अंकुर शर्मा जी हैं। सीधी बातचीत करूंगा और जानने का प्रयास करूंगा इन सब पर ये अपनी राय क्या रखते हैं। सबसे पहले तो अंकुर जी आपका स्वागत है बाहु एक्सप्रेस पर। धन्यवाद। अंकुर जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगा, क्योंकि आप लंबे समय से विरोध करते हुए आए इस डिलिमिटेशन कमीशन का, क्योंकि जिस सेंसस पे ये किया जा रहा है आप उसे ऑलरेडी मानते नहीं, आप कहते हैं कि वो वैलिड है ही नहीं। फिर भी डिलिमिटेशन कमीशन आया जम्मू में, आपने उसका बहिष्कार भी किया, आप उनसे मिलने भी नहीं गए थे उस समय भी। अब रिपोर्ट जो है वो एमपीज के पास गई है, उसके बाद ऑब्जेक्शंस फाइल होने के बाद वो सबमिट हो जाएगी, फाइनल रूप ले लेंगे उसका। क्या लगता है 6 सीटें जम्मू कश्मीर के 6 सीटें जम्मू संभाग में और 1 सीट कश्मीर को दी गई है, लगता है वाकई में जम्मू के साथ जस्टिस हुआ है? क्योंकि अभी भी जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर के जो लोग हैं वो भी खफा हैं, पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे साथ जाती हुई है। नहीं, कश्मीर को 47 सीट्स दी गई हैं और जम्मू को 43 सीट्स दी गई हैं। और 2021 के सेंसस के आधार पे डिलिमिटेशन की गई होती तो जम्मू को 50 के करीब सीट्स मिलती और कश्मीर को 40 के करीब सीट्स मिलती। तो ये घोर अन्याय तो पहले हमारे साथ हो चुका है, और ये ऐसा नहीं है कि किसी आधारहीन बात पे हम इसे क्लेम कर रहे हैं, इस तथ्य को। इनफैक्ट तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने, जब हमने मुद्दा उठाया कि 2011 का सेंसस फ्रॉड और फर्स्ट है, जम्मू के खिलाफ है, जम्मू की पॉपुलेशन कम की है और कॉन्सिक्वेंशली जम्मू को कम सीटें मिलेंगी इन द टोटल पावर इक्वेशन, तो उसको माना। भाजपा ने भी आधिकारिक तौर पे लिखित में डिलिमिटेशन कमीशन को ये दिया, कांग्रेस ने भी आधिकारिक तौर पे ये माना कि 2011 का सेंसस फ्रॉड और फर्स्ट है। तो पावर इक्वेशन से तो एक्साइज आउट हमें उसी समय कर दिया गया। जी।
जहाँ तक दूसरी चीज़ है, जो भी नया सेकंड ड्राफ्ट आया है, जम्मू के एम्पावरमेंट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, एक विरोध के स्वर ज़रूर इवन फ्रॉम द बीजेपी पार्टी उठने इस डिलिमिटेशन कमीशन के खिलाफ शुरू हो गए हैं। कुछ कंस्टिट्यूंसीज को ख़त्म कर दिया गया, सुचेतगढ़, दोमाना, गुलाबगढ़ का नामो निशान मिटा दिया गया, हिस्टोरिकल प्लेसेस, भावनाओं को ध्यान में नहीं रखा गया, वो सब वैलिड इश्यूज़ हैं। कुछ कम्युनिटीज़, चाहे वो जाट्स हों, सिख्स हों, उनको छिन्न भिन्न करने का भी प्रयास किया गया, ये सोचते हुए कि ये बीजेपी के वोटर्स प्रोबेबली नहीं हैं। जेरीमेंडरिंग के बहुत सारे इंस्टेंसेस आए कि जहाँ पे टेरिटोरियली और जोग्राफिकल फैक्टर्स के कारण एक जगह फलां कंस्टिट्यूंसी में होनी थी तो सेलेक्टिवली उसे उठा के, चूँकि वहाँ पे उनका विरोधी ताकतवर था या विरोधियों का वो गढ़ था, तो दूसरी जगह जोड़ दिया, तोड़ फोड़ कर दिया और फिर या रिजर्व कर दिया या ऐसी परिस्थिति क्रिएट कर दी कि वहाँ से कोई विरोधी चुनाव ना लड़ पाए। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे अधिक जो सीरियस इसमें चीज़ हुई कि इन्होंने कश्मीर, सेपरेटिस्ट कश्मीर की एक्सटेंशन टुवर्ड्स जम्मू कर दी। राजौरी पुंछ को अनंतनाग के साथ जोड़ना पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म गोल्स को यहाँ पे फैसिलिटेट करने जैसा काम है। उस पर डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने की थी कि किस तरीके से वो हो रहा है, किस तरीके से ग्रेटर मुस्लिम कश्मीर का प्लान फैसिलिटेट करने का कार्य ये डिलिमिटेशन कमीशन ने इस डिसीजन से किया है। वो दैट इज़ एवरीथिंग इज़ ऑन रिकॉर्ड। तो ओवरऑल आप देखिए तो डिलिमिटेशन कमीशन तो एक सेपरेटिस्ट एजेंडा को जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट करने का टूल मात्र बन गई है। पहले फ्रॉड और फर्स्ट सेंसस के आधार पर डिलिमिटेशन करवाना, ताकि हाफ सेपरेटिस्ट, जितने भी कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अगर आप ये सेपरेटिस्ट ना भी कहें तो ये हाफ सेपरेटिस्ट क्वालिफाई करती हैं, तो हाफ सेपरेटिस्ट को हैंड ओवर करती है झूठ को आधार बना के। डिलिमिटेशन कमीशन एक ऐसा टूल है जो जम्मू कश्मीर में सत्ता पुनः देश में विश्वास ना रखने वाले लोगों के हाथ में सौंपती है, जो जम्मू कश्मीर को एक प्रॉब्लम समझते हैं, प्रॉब्लम एरिया समझते हैं, उनके हाथ में सौंपने का काम करती है। जो देश के साथ हैं, जो देश की बात करते हैं, जो नेशनलिस्ट्स हैं, जम्मू संभाग के लोग हैं, उन्हें डिसएम्पावर करने का काम करती है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आपको इस पूरे विषय को देखना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि फिर अब जम्मू संभाग के लोगों के पास इन समस्याओं से लड़ने के अलावा, चूँकि जिस तरीके से भाजपा ने पीठ में छुरा भोंका है, ये सब फैसले लेके अपना एक राजनीतिक पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल विकल्प खड़ा करने के अलावा कोई चारा नहीं, जो सिर्फ जम्मू स्पेसिफिक हो, जम्मू संभाग, जम्मू के 10 जिले स्पेसिफिक हो, जिस भूमिका में एकजुट जम्मू आगे बढ़ रहा। एक चीज़ हो जाना चाहूँगा, जब डिलिमिटेशन कमीशन जम्मू पहुंचा था और उस समय भी जितनी भी यहाँ की रीजनल पार्टीज थी, उन्होंने एतराज़ जताया था। उन्होंने कहा था कि ये सेंसिस, जैसे आप खुद कह रहे हैं कि 2011 के सेंसिस पे किया गया है, वो चीज़ नहीं की जानी चाहिए। और अब जैसे ही उन्होंने रिपोर्ट जो पेश करी है, एमपीज़ को जो दी गई है, ड्राफ्ट भेजा है, उसके बाद सबमिशन ऑब्जेक्शन जो है वो सबमिट किए जाएंगे, उसके बाद सबमिट भी हो जाएगी। लेकिन अभी एक वीडियो काफ़ी वायरल चल रहा है इन दिनों, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर यूटी के रविंद्र रैना, वो बातचीत कर रहे हैं किसी मंत्री के साथ, और उसमें वो ये कह रहे हैं कि मैंने वो एरिया आपके साथ जोड़ रहा हूँ, मैं एरिया आपके साथ जोड़ रहा हूँ। इस तरीके से अभी हालांकि हम पुष्टि नहीं करते उस वीडियो का कि वो नहीं का है, किसी और का है, लेकिन वो आवाज़ उनकी ही लग रही है और वो काफ़ी वायरल भी हो रहा है। विपक्ष तो पहले ही हमलावर था और ये कह रहा था कि डिलिमिटेशन भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर काम कर रहा है, और अब ये वीडियो का सामने आना ये उसी तरफ संकेत कर रहा है। आपको भी क्या लगता है कि वाकई में भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर ये काम, और जो कॉन्स्टिट्यूंसीज में फेरबदल किया गया है, उन्हीं के कहने पर किया गया है? नहीं, इसमें तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और रिस्पॉन्सिबल लोग हो सकते हैं, उन्हें इस बात पे अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए, क्योंकि ये छोटी मोटी बात नहीं है। हमारे इंडिपेंडेंट ऑटोनमस इंस्टीट्यूशंस को कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले तथ्य अगर सामने आए या सबूत सामने आए, तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जो लोग इस देश में विश्वास रखते हैं, जो लोग इस देश की डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं, मुझे लगता है कि उन्हें खड़े होकर इसका विरोध करना चाहिए। ये जांच का विषय है। मैं ये भी चाहूँगा कि एलजी मनोज सिन्हा जी सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके इन चीज़ों की एक जांच बैठाएं। डिलिमिटेशन कमीशन का भी ये फ़र्ज़ है कि एक स्टेटमेंट जारी करके इस विषय पे अपनी क्लैरिफिकेशन प्रोबेबली दे। अगर क्लैरिफिकेशन नहीं देनी है तो इस वीडियो की जांच करवाने के लिए कम से कम एक एप्लीकेशन दे कि इसकी जांच हो, क्योंकि देखिए ये इंस्टीट्यूशंस पे आघात है। एक इंस्टीट्यूशन जो ऑटोनमस है इन इट्स फंक्शनिंग, टास्क्ड विद समथिंग जो उसे करना है, उसमें अगर ये ऐसा प्राइमा फेसाई भी एविडेंस सामने आता है कि इनके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस किया गया या इनके डिसीजंस इंडिपेंडेंट नहीं थे या किसी ने इनके डिसीजंस लिए, तो ये देश के लिए लॉन्ग टर्म में बहुत बड़े खतरे की बात है।
किसी भी तरीके की इंटरफेरेंस किसी भी संस्था की दूसरी संस्था में जो इंडिपेंडेंट है, ऑटोनोमस है, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एग्जीक्यूटिव विंग ऑफ द गवर्नमेंट को ये हेड कर रहे हैं, बट दैट डजंट मीन ये एग्जीक्यूटिव विंग ऑफ द गवर्नमेंट आर्म ट्विस्टिंग करके या दूसरे तरीकों से या अपने लोगों को कमीशन में या इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस में घुसा के वहाँ पे इंटरफेयर करे। उससे वो इंस्टीट्यूशंस डिमोलिश होते हैं और अल्टीमेटली देश को नुकसान होता है। तो मैं यही कहूँगा कि इस विषय में एक जांच आयोग गठन किया जाना चाहिए और तथ्य सामने आने चाहिए। जम्मू कश्मीर की क्या बात करूं, पूरे भारत के अंदर महंगाई किस तरीके से वो हम सभी जानते हैं। आज जो उज्ज्वला गैस योजना के तहत सिलेंडर घरों में दिए गए थे, उसे बनाना भी मुश्किल हो गया लोगों का। और गांव की अगर बात करें, यहाँ पर सिलेंडर फ्री में बांटे गए थे, अब उन्होंने उनको बंद कर स्टोर के कहीं ऊपर कोने में फेंक दिया है और लकड़ी जो है उसका फिर से एक बार चूल्हा जो है उसको जाया जा रहा है और उससे ही जो है अपना गुजर बसर जो है वो किया जा रहा है, क्योंकि महंगाई उस तरीके की चरम सीमा पे जा रही है। दूसरी तरफ डेली वेजेस हैं। डेली वेजर्स की बात करें तो 60,000 की तादाद में, अब तो वो तादाद भी बढ़ चुकी होगी, क्योंकि कई सालों से वो बैठे हुए हैं इस इंतजार में कि हमारा कुछ बनेगा। एक बार फिर से उन्होंने ये चैलेंज दे दिया भारतीय जनता पार्टी को, पार्टिकुलर उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि हमें तो यहाँ तो रेगुलाइज करिए, अन्यथा जब आप रैलीज के लिए आएंगे तो आपको रैलीज करने की अनुमति हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी एरिया के अंदर नहीं मिलेगी। मैं आपके पास लास्ट टाइम भी पहुंचा था, आपने कहा था कि हमें पावर में लाइए, हम उनका निवारण जो है वो करेंगे, उनकी समस्याओं का। लेकिन मैं एक चीज जानना चाहता हूं, अगर प्राइम मिनिस्टर ललकार रैली के अंदर खड़े होकर ये कह सकते हैं कि हम आपको पक्का करेंगे, हम आपको रेगुलाइज करेंगे, उसके बाद अमित शाह यहाँ पहुंचते हैं और कहते हैं कि हम आपको मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हो गया, वो सारी चीजें जो है क्या सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए वो चीजें बोली जाती हैं? उसके बाद जो वोटर्स रहते हैं, कहा जाता है कि वोटर जो है डेमोक्रेसी के अंदर सबसे बड़ा स्तंभ रहता है। अगर किसी भी पार्टी को, अगर देश को चलाना है तो वोटर ही है जिसके हाथ में सब कुछ है। उसके बाद सिर्फ वोट तक रहता है, उसके बाद उनको भूल जाते हैं सारे लोग। नहीं, तो जहाँ तक आपने एकजुट जम्मू की बात की कि कॉन्ट्रेक्चुअल जो एम्प्लॉयज़ हैं उसके ऊपर क्या हमारा रहेगा, और आपने बताया भी, तो हम तो वी आर ऑन रिकॉर्ड टू से कि इन सबको रेगुलराइज किया जाएगा। कल को पोजीशन ऐसी आती है कि एकजुट जम्मू की विधानसभा में और सरकार में भागीदारी बनती है तो ऑब्वियसली इन्हें रेगुलराइज किया जाएगा। और वो करना कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ज़्यादा बजटरी रिक्वायरमेंट्स नहीं है। आप करप्शन कितना मुश्किल, क्योंकि शायद लोगों को लगता है पता नहीं कितना मुश्किल कार्य है जो हो नहीं रहा। नहीं, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। आपको बजटरी एलोकेशन ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी, आप बहुत सारी चीज़ों से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। करप्शन बहुत सारे एरियाज़ में प्लग करके इनके लिए एक वन टाइम एक पैकेज क्रिएट कर सकते हैं। मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करना तो आपकी संवैधानिक और स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है ही है। अगर आपकी मंशा हो तो आप डेली वेजर्स की समस्या का निवारण ज़रूर कर सकते हैं। और एकजुट जम्मू उनके लिए लड़ता भी आया है, लड़ता भी रहेगा। और कल को पावर हाथ में आती है तो तत्काल प्रभाव से उन्हें रेगुलराइज करने का, उन्हें डेली मिनिमम वेजेस एक्ट के हिसाब से उससे अधिक एक ऑनरेबल सैलरी देने का कार्य करेगा। वी फॉर श्योर नो कि बहुत सारी पोस्ट्स भी वैकेंट हैं, कुछ एडिशनल पोस्ट्स क्रिएट की जा सकती हैं, कोई स्पेशल वन टाइम एग्जाम्शन क्रिएट करके इन्हें अगेंस्ट टेक्निकल भाषा में बात करूँ तो सुपरनुमरी किसी तरीके की पोस्ट्स के अगेंस्ट एडजस्ट किया जा सकता है। बहुत सारे फार्मूलाज हैं। पैसे को लेके मामला अटकता है, लेकिन इफ़ समबडी इज़ नॉट करप्ट, अगर करप्ट नहीं है एट द टॉप व्यक्ति, तो फिर पैसे का आवंटन इनके लिए किया जा सकता है। कोई बड़ी समस्या नहीं है। मतलब आप कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में ही अगर करप्शन को प्लग कर दें तो उससे जितने कई सौ करोड़ बचेंगे, उस पैसे को आप इन लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन सरकारों का अभी तक ये रहा ही नहीं कि गरीब को आगे बढ़ाना है, मजबूर को आगे बढ़ाना है, मिडिल क्लास को एम्पावर करना है। तो किस तरीके से ऐसे फैसले लिए जाएंगे या कैसे उनके हक में चीज़ें होंगी? मतलब पैसा डाइवर्ट कहाँ करना है? आपने डेली वेजर्स की तरफ डाइवर्ट करना है या आपने बड़े बड़े जो मगरमच्छ हैं इकोनॉमिक सेक्टर में उनको डाइवर्ट करना है? तो सरकारों की प्रेफरेंस रही कि हमने डेली वेजर्स की तरफ नहीं करना है, इसलिए डेली वेजर्स का कुछ नहीं हो रहा। तो हम करेंगे। जहाँ तक आपने डिक्लेरेशंस की और वादों की बात की, प्राइम मिनिस्टर की बात की, होम मिनिस्टर की बात की, तो ठीक है। अब आप तो यही कह रहे हैं कि ये वादे थे, ये नहीं हुए हैं, तो फिर मैं यही कहूँगा कि ये झूठे वादे थे। और प्रॉबेबली लोगों को अब तथ्यों को देखना चाहिए और समझना चाहिए कि अब परिवर्तन के ज़रिए ही उनकी ज़िंदगी में सुधार हो सकता है। पहले ऑप्शन नहीं था। जम्मू संभाग के लोग बीजेपी का ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। हम ये मानते हैं कि कांग्रेस बीजेपी का ऑप्शन नहीं है। हम ये भी मानते हैं कि कांग्रेस का ऑप्शन जम्मू संभाग में कोई नहीं ढूंढ रहा, बीजेपी का ही ढूंढ रहे हैं। तो बीजेपी का तो ऑप्शन जम्मू संभाग में केवल एकजुट जम्मू ही है। अगर बीजेपी को वोट नहीं देंगे तो किसे वोट देंगे? एकजुट जम्मू को वोट देंगे। अब तो बीजेपी की तरह, कांग्रेस की तरह एकजुट जम्मू भी एक पॉलिटिकल पार्टी बन गई। जिस तरीके से बीजेपी को, कांग्रेस को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रजिस्टर किया है, वैसे ही अब एकजुट जम्मू को भी कर दिया है। तो 43 सीट्स पे अब एकजुट जम्मू अपने कैंडिडेट्स भी उतारेगा।
तो लोगों का पूरा समर्थन आ भी रहा है। आज भी आपके सामने कुछ लोगों ने ज्वाइन किया दामन थामा पार्टी का। तो हम पूरी उम्मीद करते हैं कि जब 43 कैंडिडेट्स खड़े करेंगे हम सारी जगह पे, तो जम्मू संभाग के लोगों की दिल की वो इच्छा कि हमें एक विकल्प चाहिए, कोई विकल्प बनाए, वो पूरी होगी और बहुत भारी मात्रा में लोग समर्थन करके हमें ताकत देंगे और ताकत के आधार पे फिर वो सब काम करेंगे जिन कामों के लिए हम लड़ते आए हैं। मतलब जिन इश्यूज़ को लेके हम लड़ रहे हैं और लड़के ही हमारी समाज में पहचान बनी है और उसी के आधार पे हम लैडर चढ़ रहे हैं। तो जब वंस यू रीच एट द पोजीशन, तो आप उसके अलावा तो कुछ और करेंगे नहीं, क्योंकि आप पैराशूट नहीं हुए, आप किसी के नाम पे नहीं जीते, आप उन विषयों पे लड़के अपनी एग्जिस्टेंस बना के वहाँ पहुँचे हैं। तो इस तरीके से लड़के जो ऊपर पहुँचा है वही एक्चुअली डिलीवर कर सकता है इश्यूज़ पे। जो डायरेक्टली पैराशूट हो गया, किसी के नाम पे आ गया, भाई भतीजावाद के चलते आ गया, तो वो तो नहीं कर पाएगा। वहाँ पे जो लॉबीज़ हैं वो उसे कार्य नहीं करने देंगी। लड़के आप पहुंचेंगे तो आप यू विल डू एवरीथिंग। एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा इशू है जम्मू कश्मीर का इस समय। पिछले दिनों भी आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी जब जो पोस्ट JKSSB और JKPSC के पास थी उन्हें जब विड्रॉन किया गया था। कल या परसों का एक समारोह में LG मनोज सिन्हा उसी पर बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम वन टाइम, कल ऑर्डर भी आ चुका है कि हम वन टाइम एज रिलैक्सेशन देने जाएंगे। जो एडवर्टाइज होंगी वो पोस्टें जिन्हें विड्रॉ किया गया था। सवाल तो ये है ना कि अगर वन टाइम आप एज रिलैक्सेशन दे रहे हैं, जिन बच्चों ने पेपर दे दिया था, जिनका क्रैक हो चुका था और जिनका नाम खाली आना था फाइनल लिस्ट के अंदर, उन बच्चों का क्या होगा? और साथ में ये एम्प्लॉयमेंट जो है जम्मू कश्मीर का, ये आज का विषय नहीं है, कई लंबे सालों से इशू है। इस पर कोई पॉलिसी, एक ठोस पॉलिसी क्यों नहीं अब तक बनाई जा रही है? क्योंकि केंद्र में तो बड़ी बातें कही जा रही हैं कि हम इतना रोजगार दे चुके हैं। अभी भी कहा जा रहा है कि हम इतनी पॉलिसीज देंगे। और डेंटल सर्जन की बात करें, वो कल भी सड़कों पर थे, उन्होंने कहा कि हमें 6 लाख रुपए का जो है वो लोन दिया जा रहा है और कहा रहा है कि आप इसमें अपनी क्लिनिक खोल लीजिए। अब वो इंसान 6 लाख में उसकी तो एक मशीनरी भी नहीं आएगी अगर उस क्लिनिक खोलनी होगी। तो फिर हम किस तरफ जा रहे हैं? क्योंकि युवा रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी को तोड़ा जा रहा है यहाँ पे। नहीं, तो युवा के लिए तो कभी जम्मू कश्मीर में पॉलिसी रही नहीं और भाजपा ने भी यही एटीट्यूड रखा कि युवाओं की बेहतरी के लिए कोई नीति नहीं बनाएंगे और युवाओं को प्रताड़ित ही करेंगे। अन्यथा आप ये नहीं देखते कि इस तरीके के हैफजर्डली जो फैसले लिए गए हैं विच इज़ अ डायरेक्ट बेयरिंग ऑन द यूथ, मतलब इन लोगों को डायरेक्टली आप ह्यूमिलिएट कर रहे हैं और अल्टीमेटली इनके करियर्स को इफेक्ट कर रहे हैं। व्हाई वुड यू टेक सच डिसीजंस? ऐसे डिसीजंस क्यों लेंगे? अगर युवाओं की भलाई, युवाओं के भविष्य की चिंता इनके दिमाग में होती तो एक बहुत बढ़िया तरीके से अपना कंडक्ट रखते। आपके पास कईयों पोस्ट्स हैं। बॉर्डर बटालियन का अगर आप इशू देख लीजिए तो जो 2019 से पहले नोटिफिकेशन निकले हैं उसे आप उसके लॉजिकल कंक्लूजन तक लाइए। जो बाकी पोस्ट्स हैं आपके पास अवेलेबल, उसके लिए सेपरेट नोटिफिकेशन इंट्रोड्यूस कर दीजिए। आपने कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया, आपने बच्चों को अफेक्ट कर दिया। एज रिलैक्सेशन तो आपने दे दी अभी, लेकिन अब जो 1-2 स्टेजेस पहले पार कर चुके, फाइनल स्टेजेस में अपना नाम एक्सपेक्ट कर रहे थे, अब उनको 0 से स्टार्ट करना है। अब क्या गारंटी है कि अब वो वैसे compete कर पाएंगे जैसे वो 2 साल पहले compete कर चुके थे और अपना मेरिट प्रूव कर चुके थे? तो देखिए ये अजीब से फैसले हैं, अनप्रडिक्टेबल सा कंडक्ट है, एटीट्यूड है एडमिनिस्ट्रेशन का। किसी की भलाई पे कुछ नहीं हो रहा। आने वाले मतलब आए दिन आप ये देखते हैं कि सड़कों पे कभी पैरामेडिक्स आ रहे हैं, कभी डॉक्टर्स आ रहे हैं, कभी इंजीनियर्स आ रहे हैं, इनके डिपार्टमेंट के भी कई लोग आ गए। भर्तियों को लेके तरह तरह की अलग अलग एरियाज से लोग बाहर आ रहे हैं कि इसमें भी धांधली, इसमें भी गलती, इसमें भी गलत फैसला, सब चीज़ें। इट्स ए chaotic situation. A mess has been created. Probably therefore I say, मैं इसीलिए कहता हूँ कि नॉट ओनली फॉर अदर रीजंस, जो दूसरे रीजंस हैं कि जम्मू को लगातार सेकेंड ऑर्डर स्टेटस में रखा गया, बट ऑल्सो फॉर दीज रीजंस कि इनका गवर्नेंस में भी फेलियर है। एक जनरेशनल चेंज लीडरशिप में ही इनका निवारण कर सकते हैं। यूथ की पॉलिसी तभी बनेगी जब यूथ के इश्यूज को आइडेंटिफाई करके, आर्टिकुलेट करके, उनके लिए लड़के कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, कोई पार्टी आगे बढ़ रही है, कोई लीडर आगे बढ़ रहा है, तभी तो उसके प्रेफरेंस फ्रेम में यूथ कहीं आएगा। लेकिन इनके प्रेफरेंस फ्रेम में कभी यूथ था ही नहीं और इसीलिए इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। लास्ट सवाल रहेगा, जम्मू कश्मीर के अंदर इतने सारे मुद्दे हैं, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेतागण हैं वो अस्वस्थ हैं और अभी भी कह रहे हैं अब की बार 50 पार हम सीटें जीतेंगे और सत्ता में जो है वो हमारी हिस्सेदारी रहेगी। अभी रिसेंटली रविंद्र रैना जी ने एक इंटरव्यू में ये कहा है कि जो डेली वेजेस पे बोले, उन्होंने कहा कि जितने भी डेली वेजेस एसपी जो भी मुद्दे हैं, फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग जैसे ही हमारा सीएम बनेगा, फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में एक सिग्नेचर और सारे के सारे जो है इनको रेगुलाइज कर दिया जाएगा। क्या चीफ मिनिस्टर के पास ज्यादा पावर रहती है कि होम मिनिस्टर के पास पावर ज्यादा रहती है? ये समझ जाते हैं लोग, क्योंकि अभी होम मिनिस्टर तो नहीं गए हैं, तो चीफ मिनिस्टर जब बनेगा तब करेंगे, लेकिन होम मिनिस्टर अभी नहीं करेंगे। तो ये तो झूठ बोलने वाली बात हो गई ना। ये तो समझने, ये तो ऐसा
अज्यूम करने वाली बात होगी कि लोग जो हैं वो बेवकूफ़ हैं और हम उन्हें बेवकूफ़ बना सकते हैं। सारा तंत्र इस समय इनके पास है, सब चीज़ें इस समय इनके पास हैं, जितने भी फैसले ले रहे हैं ये स्वयं ले रहे हैं। तो इसलिए अब ये कहना लोगों को समझना कि ये बेवकूफ़ हैं, और प्रॉबेबली मुझे नहीं लगता कि एक हेल्दी पॉजिटिव राजनीति है। बट अब लोग भी समझ रहे हैं कि दे आर लायर्स, झूठ बोलते हैं, झूठे आश्वासन देते हैं। मैंने जैसे कहा कि गुमान इसलिए इन्हें है कि ये ऑन कैमरा ये कहने की क्षमता रखते हैं कि जम्मू वाले हमें वोट नहीं देंगे तो किसे देंगे। तो उसका जवाब बनाना था। देखिए, ये सवाल ज़रूर था, सवाल का जवाब मुश्किल था। सवाल का जवाब एक ही था कि आप विकल्प खड़ा कर दें। आज एकजुट जम्मू के रूप में जम्मू के लोगों ने विकल्प खड़ा कर दिया, विकल्प बड़ा बन रहा है, और आने वाले समय में एकजुट जम्मू को लोग वोट देंगे। और जो इनका रेटरिक है, जो इनके फेक प्रोमिसेस हैं, 50 पार बोल रहे हैं। हाँ, तो वो बिल्कुल उन्हें एक्सपोज करेंगे। लोग समझते हैं ये सब चीज़ें। समस्या भई आ जाती थी कि वोट कहाँ डालें। अब एकजुट जम्मू बन गया, अब एकजुट जम्मू की तरफ वोट डालेंगे लोग, क्योंकि जम्मू का अपना राजनीतिक दल, सिर्फ जम्मू का, जो ना कश्मीर की तो कोई बात ही नहीं करनी है किसी भी तरीके से, और दिल्ली से तो कोई आदेश लेना ही नहीं है, क्योंकि दिल्ली और कश्मीर का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें जम्मू को सेकेंड ऑर्डर में उन्होंने रखा है। तो इसलिए दिल्ली के साथ भी कोई हमें संबंध रखने की ज़रूरत नहीं है उस मामले में। इसीलिए सिर्फ जम्मू बेस्ड रीजनल पार्टी, जैसे एनसी कश्मीर बेस्ड रीजनल पार्टी है, वैसे ही जम्मू बेस्ड, जम्मू के 10 जिले वो बन चुकी है। बहुत तेज़ गति से विस्तार भी हो रहा है, लोगों में जा भी रहे हैं हम। 43 सीट्स पे, जैसे मैंने पहले भी बताया, कैंडिडेट्स भी खड़े करेंगे, एक विकल्प देंगे लोगों को, और लोग इस विकल्प के लिए वोट करेंगे, क्योंकि लोगों को विकल्प इस समय चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ एक जम्मू के प्रेसिडेंट अंकुर शर्मा जी से सीधी बातचीत कर रही है, क्योंकि लगातार आवाज उठाते हैं। जहां भी नाइंसाफी जम्मू के लोगों के साथ होती है, वहां ये खड़े होते हैं, आवाज उठाते हैं। पिछले दिनों बीएसएफ सीएसएफ की बात करें, डेंटल सर्जन्स की बात करें, बॉर्डर बटालियंस की बात करें, अभी हाल ही में जो जेकेएसएस जेकेपीएससी ने जो पोस्ट विड्रॉन करी, उसमें भी ये समक्ष है। जब भी कभी जम्मू के साथ इनजस्टिस होता हुआ नजर आया, ये खड़े हुए आवाज उठाई। अब तो पार्टी रजिस्टर हो चुकी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो रजिस्टर हो चुकी है उनके अंडर, और आने वाले दिनों में 43 जितनी भी सीट्स हैं जम्मू की अगर बात करें, उनमें अपने कैंडिडेट्स उतारने जा रहे हैं। और साफ तौर पर यही कहना कि विकल्प जो है जम्मू के पास अब भारतीय जनता पार्टी का के अगर बात करें उनके लिहाजा से, तो खाली एकजुट जम्मू ही है, और जम्मू के लोगों को अब हमने विकल्प दिया है। आने वाले दिनों में अब लोग किस तरीके से जो है वो इन पर भरोसा करते हैं, कितने वोट इनकी झोली में डालते हैं और किस तरीके की सत्ता पे इन्हें पहुंचाते हैं, तो आप ही के हाथ में फैसला रहेगा। लेकिन रविंद्र राणा जी की बात करें तो उन्होंने जो वीडियो में कहा, जिस ऑडियो में वो वायरल हो रहे हैं, जिसमें ये कह रहे हैं कि हमने जो है आपको एरिया दे दिया है, अब आप टेंशन मत लीजिए, आपका जो है वो अच्छा होगा, तो उस ऑडियो के बारे में भी उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो इस पर कार्रवाई तो होनी चाहिए, उसकी पुष्टि की जानी चाहिए और इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए कि वाकई में ये जो ऑडियो वायरल हो रहा है वाकई में उन्हीं का है, तो कार्रवाई जो है वो की जानी चाहिए। और डिलिमिटेशन कमीशन जो है उसको भी अपनी राय जो है इस वीडियो ऑडियो जो वायरल हो रहा है इस पर देनी चाहिए, स्पष्टीकरण जो है वो मांग रहे हैं। आपको क्या लगता है वीडियो देखकर और आज का इंटरव्यू देखकर? आप अपनी कमेंट बॉक्स में रखिएगा। बाकी तो आप डिस्क्रिप्शन बाहू एक्सप्रेस पर इधर के साथ शुभम लंगे, बाहू एक्सप्रेस के लिए जय हिंद।